ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। और सवाल जवाब राउंड के नियम भी जल्दी से आपको समझा देते हैं। इस राउंड के दौरान जूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य उत्तर के मुताबिक अंक देगा। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का भी एक सवाल होगा। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी कि ये राउंड कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा। और जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का सवाल सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी, ताकि वो पहले से ही तैयारी कर सके। और इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब वहां पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जज साहब शुरू करें सवाल जवाब राउंड। बिल्कुल मुमताज। किसके साथ शुरुआत करना चाहेंगे? सबसे पहले शुरुआत करेंगे पवन कुमार जी से जी। और पवन जी से सवाल करेंगे मलिक साहब। जी सर। पवन जी, ये जो मनरेगा स्कीम जो है ना इंट्रोड्यूस की गई थी, इसका लक्ष्य जो है वो ज़मीनी स्तर के ऊपर लोगों को रोज़गार मुहैया कराने का था। क्या मनरेगा स्कीम अपने लक्ष्य में जो है सफल रही है? अगर नहीं तो इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? कई जगह सर एरिया के हिसाब से फ़र्क हुआ है सर। कई जगह हिसाब से ठीक काम हुआ है, कई जगह सिस्टम में कमियों की वजह से ये स्कीम पूरी तरह नहीं हो पाई है। लेकिन अगर मेरे को मौका मिलता है तो इस स्कीम में नहीं, सिस्टम में क्या कमी रही है वो बताओ आप मुझे। सर जैसे जो मुहैया होनी चाहिए जो चीज़ वो नहीं हो पा रही है। क्या मुहैया होना था इसमें? तो जैसे उनको पता नहीं है भाई इसमें भी मनरेगा के तहत भी क्या स्कीम है क्या नहीं है, वो प्रॉपर उनको वे नहीं मिल रहा। नहीं, मनरेगा में होना क्या था? स्कीम थी क्या? क्या उनको मिलना चाहिए था? सर उनको मनरेगा के तहत रोजगार के उपलब्ध कराने चाहिए थे। भी जो रोजगार जनता जो चाह रही है, जो पब्लिक जिसकी जो एबिलिटी है, उस तक वो सिस्टम नहीं बन पा रहा था। अगर पब्लिक मौका देती है, जनता मौका देती है, तो उसके ऊपर हम एक मॉनिटरी बिठाएंगे जो तत्परता और निष्पक्षता से इसकी जांच करेगी, अगर इसमें कोई कमियां ना रहें। जी। दूसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा गुप्ता जी आपसे। पवन, आप जो है ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। क्षेत्रवाद का बड़ा बोलबाला है, बड़ी चर्चा है, हर रोज न्यूज़पेपर में आता है, बड़ा क्षेत्रवाद है हरियाणा में। हाँ जी। पहले इससे सहमत हैं क्या? है क्या नहीं सर, मैं क्षेत्रवाद? इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं है? तो मतलब ये गलत आ रही है सब खबरें। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूँगा कि जो ये क्षेत्रवाद की बात करते हैं वो उनकी छोटी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी। मैं ये नहीं पूछ रहा तो सीधा सवाल पूछिए ना, सीधा पूछिए। क्षेत्रवाद की समस्या। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो क्षेत्रवाद की जो क्षेत्र में जो बोलबाला है वो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जो मैं ये कहता हूँ कि जो जनता जो प्रतिनिधि जो चुन के भेजती है, वो उसका दायित्व तो बनता है कि अपने क्षेत्र की आवाज़ उस स्तर तक उठाए जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके, लेकिन अपने हितों के लिए दूसरे क्षेत्र की अनदेखी न करे। जी। तीसरे सवाल के लिए डॉक्टर जंगवाल आपसे। आप पवन कुमार जी। हाँ जी। आप खाप पंचायतों से बहुत जुड़े हुए हैं। हाँ जी। आप ये बताइए कि खाप पंचायतों के फैसले सही होते हैं? फैसले क्या सही? सारे फैसले सही होते हैं हाँ जी। या गलत, और कैसे? नहीं, मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में खाप पंचायतों का बहुत बोलबाला है, क्योंकि खाप पंचायतें समय समय पर अच्छे फैसले करती है, लेकिन कुछ फैसले जो गलत होते हैं वे उनके व्यक्तिगत होते हैं, पंचायतों के वे गलत फैसले नहीं होते जी। नहीं, जैसे किसी ने शादी कर ली हाँ जी। एक गोद में, फिर वो उनका बच्चा भी हो गया, फिर खाप पंचायत वाले कहते हैं जी आप भाई बहन बन के रहो, तो ये क्या फैसला ठीक है? ऐसे हो सकता है? नहीं, ये फैसला ठीक नहीं है तो सर। वही पूछ रहे हैं कि जो खाप यही हम पंचायत के पूछ सारे रहे हैं कि फैसले सारे वो कुछ व्यक्तिगत होते हैं सर। अच्छा, हाँ जी। वो गलत है। हाँ जी, वो व्यक्तिगत गलत। तो होते हैं, लेकिन वो भी खाप के ही होते हैं ना फैसले। नहीं तो सर, वो कुछ अपने स्वार्थ के लिए कुछ वो अगर पंचायत में फैसला फैसला हो रहा है, खाप की पंचायत पूरी बैठी हुई है, तब फैसला हो रहा है। नहीं सर, तो व्यक्तिगत पंचायतों कहाँ में हो भी गया कुछ फिर वो? कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जो स्वार्थ की राजनीति आप क्या करते हैं करेंगे जी। उस टाइम पे? हैं जी। उस टाइम पे अगर आप एमएलए बन गए, हाँ जी। आप वहाँ हैं, तो क्या करेंगे आप? मैं उस टाइम पे ये करूंगा कि जो निष्पक्ष जो बात होगी उसको रखूंगा जी। नहीं, अगर पंचायत ने फैसला दे दिया कि दोनों भाई बहन दोबारा बन जाओ, हाँ जी। तो आप बतौर विधायक क्या करेंगे? मैं बतौर विधायक उसको सहमति नहीं दूंगा जी। नहीं देंगे तो करेंगे क्या? उसको उनको शेल्टर करेंगे, जो जोड़ा होगा, जो पति हाँ पत्नी जी, होंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे सर। पूरी प्रोटेक्शन देंगे। आपको लगता है खाप पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी हो? महिला नहीं है खाप पंचायत। हाँ जी, बिल्कुल। और खाप पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी तभी हो सकती है जब वो पूरी तरह शिक्षित होंगी और उनको नॉलेज होगी उस चीज़ की। नहीं, अभी भी ऐसे है जो महिला खाप पंचायत में है, उसका हस्बैंड सक्रिय होता है। नहीं, खाप पंचायत में कोई महिला नहीं है। हाँ जी। चौथा सवाल द्विवेदी जी आप पूछेंगे। हाँ जी।
पवन कुमार जी, भ्रष्टाचार से 3 क्या क्या नुकसान हैं, और इसको अगर आप एमएलए होते हैं तो कैसे ठीक करेंगे, क्या क्या करेंगे इसके लिए? सर, भ्रष्टाचार के 3 नुकसान ये हैं जी। एक तो गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है जी। जी। और दूसरी बात है जी, अब जो मीडियम परिवार है वो ऊपर उठता जा रहा है जी। और तीसरी बात ये है सर, अगर ये भ्रष्टाचार ये हमारे अंदर की सोच हो गई है, और जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, हमारे चरित्र में बस गई है कि भी हम अगर कुछ भी काम के लिए जाएंगे कि भाई ये अगर हम ये काम करेंगे, अगर पैसे देंगे तो वो काम होगा तो नहीं होगा, हमें उस सोच को बदलना है जी। अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो उस सोच को बदल के दिखाऊंगा जी। और हमारा रिकॉर्ड रहा जी, आज तक हमने किसी का कोई 5 पैसे नहीं खाया, पूरे हल्का को जानता है क्या जी। कदम उठाएंगे आप इसके लिए जी? एक तो जी कमेटी गठित करेंगे जी, जो पूरे क्षेत्र में घूमेगी, देखेगी कि भाई कहाँ पे क्या दिक्कत है। अगर कोई भी ये बता देगा कि भाई यहाँ पे ये अगर फलाना आदमी ने फलाने से पैसे मांग रहे हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे जी। और दूसरी बात यह है जी कि भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ जी, पूरी तरह से तो मैं भी नहीं कर सकता जी, क्योंकि भ्रष्टाचार। दूसरा पॉइंट कैसे करेंगे? दूसरा पॉइंट क्या है? पवन जी, आपने दूसरा पॉइंट ये कहा था कि मध्य वर्ग ऊपर उठ रहा है, उनकी जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी हो रही है, कैसे? तो नुकसान क्या हुआ उसका? फिर मध्य वर्ग तो उठ रहा है स्ट्रांग तो हो रहा ठीक ही है। है। हाँ जी, और ऊपर वाला कहाँ गया फिर? क्योंकि जैसे गरीब आदमी के काम नहीं होते जी, वो पैसे दे के काम उनके हो जाते हैं जी। तो वो सिस्टम बदलना है जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। 4 सवाल यहाँ पूरे होते हैं। तो एक उम्मीदवार सामना कर चुके हैं जूरी का, और अब चलते हैं अगले उम्मीदवार पिंकी खटक जी के पास और जानते हैं उनका अंदाज कि वो कैसे जवाब देती हैं जूरी के सवालों के। आप तैयार हैं? तैयार है पिंकी जी? पिंकी जी से पहला सवाल करेंगे दीपक जी। पिंकी जी, ये बताइए कि अगर आप चुने जाते हैं और आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आप समूचे प्रदेश के विकास के लिए आप क्या करेंगे? कोई 3 प्राथमिकता बता दीजिए अपनी। पहले तो सर मैं महिलाओं की प्राथमिकता को बढ़ावा दूंगी अगर मुझे मौका मिलता है। इस बारे में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनकी नीतियों का अनुसरण आप करके क्या करेंगे अगर आप 36 बिरादरियों के लिए काम करूंगी। क्या करेंगे? 3 प्राथमिकताएं बता दीजिए अपनी। 36 बिरादरियों के लिए काम करूंगी, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलवाऊंगी जी। और महिलाओं को उनकी जो अधिकार हैं उनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस करवाऊंगी। 36 बिरादरियों के लिए क्या काम करेंगे? यही कि भाई जो 36 बिरादरियों में किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, पिछड़े व दलित जो भी उनकी नीतियां हैं उनको घर घर पहुंचाऊंगी, उनको बताऊंगी कि भाई हाँ तुम्हारी ये नीतियां हैं, प्रचार करूंगी नीतियों का। जी। और दूसरे सवाल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जंगवाल। अन्य राज्यों की तरह जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपी डेवलपमेंट फंड होता है, क्या एमएलए का भी कोई डेवलपमेंट फंड होना चाहिए अपने एरिया के लिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, ताकि वो एमएलए का भी अपना खुद का भी एक फंड होना चाहिए ताकि वो अपने स्तर पर लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर कर सके। क्या जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे हम हल्के में घूमते हैं, एमएलए जो होते हैं, जनता उनके सामने बहुत सारी समस्याएं रखती है कि भाई एमएलए जी हमारा ये काम करवा दीजिए। क्या वो काम बताइए, क्या काम? चौपाले हैं, जो गलियों का निर्माण है, पानी की समस्याएं हैं, वाल प्रॉब्लम है, बहुत सारी अनेकों समस्याएं हैं जो एमएलए के सामने अपनी समस्याओं का ज्ञापन देते हैं। तो एमएलए कहते हैं कि भाई हाँ करेंगे। अगर उनका खुद का कोटा निर्धारित किया जाए तो वो अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन एमपी फंड में भी ना कमीशन खोरी की बड़ी शिकायतें आती हैं कि जो एमपी के आसपास के लोग हैं, अधिकारी, वो खा जाते हैं। अगर एमएलए का फंड होगा तो भी ऐसा होगा, तो आप कैसे रोक लगाएंगे इस पर अगर आपको फंड मिलेगा? सर जनता ने प्रशासन से तालमेल करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी से उनसे काम करवाएंगे और उनकी योग्यता और ईमानदारी को देखते हुए अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। जी पिंकी जी। और मैं तीसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा मलिक साहब आपसे। पिंकी जी, युवाओं में जो व्याप्त असंतोष है उसका मुख्य कारण जो है ना वो बेरोजगारी है। इसको बेरोजगारी की समस्या को निवारण के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सर वैसे तो हमारे हरियाणा में शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है
तकनीकी शिक्षा को ज़्यादा महत्व देंगे ताकि युवा तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करके अपने रोजगार को पाने में काफ़ी आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताएंगे कि भाई आप शिक्षा प्राप्त करो और जिससे आपको रोजगार पाने में काफ़ी आसानी हो। और क्या करेंगे बेरोजगारी दूर करने के लिए? बेरोजगारी दूर करने के लिए सर उद्योग स्थापित करवाएंगे ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले युवाओं को और बेरोजगारों को। अब हाल ही में हमारे सोनीपत ज़िले में देश का 11वां संस्थान की नींव रखी गई है जिससे युवाओं को बहुत अधिक रोजगार मिलेगा। जी, कोई लघु उद्योग, कोई कुटीर उद्योग? हाँ जी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के बारे में भी लघु कुटीर उद्योग भी स्थापित करवाएंगे जिससे युवा बेरोजगारी युवाओं को रोजगार मिले और बेरोजगारी खत्म हो। जी पिंकी जी, मैं चौथे और अंतिम सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा गुप्ता जी। आप ये बताइए, जिला परिषद और पंचायत समिति होती हैं जी सर, इनका कितना बड़ा रोल होता है डेवलपमेंट में, और उसमें कोई खामियां हैं तो बताइए, आप उनको कैसे दूर करेंगे अगर आप विधायक बन जाते हैं? सर, जिला परिषद और ब्लॉक समिति और जो ग्राम पंचायतें हैं वो अपने स्तर पर काम बहुत अच्छा करवा रही हैं, लेकिन कुछ हैं कमियां। जो जिला परिषद का जो भी ग्रांट आता है वो सीधा या तो डिपार्टमेंटली लगता है या फिर ग्राम पंचायत के खाते में जाता है, जिसे हम अपने स्तर पर काम करवाने में काफ़ी हमें दिक्कतें आती हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिला परिषद का कोटा निर्धारित किया जाए ताकि वो अपने स्तर पर गांव में जाकर काम करवा सके। नहीं, ये जो पैसा आता है ये जिला परिषद के डिस्पोजल पे ही होता है, जब वो सैंक्शन करते हैं तभी कोई काम होता है। ये कैसे कह रहे हैं भी आप ये जिला परिषद के पास? पैसा तो जिला परिषद के पास ही आता है। जी सर, वो डी प्लान की स्कीम के तहत पैसा आता है। हमारी बहुमत गणना होती है, जिसके ज़्यादा बहुमत होंगे वो ग्रांट उसी को ही जाता है।